हेलो। वेलकम टू माय टैरोट वर्कशॉप। सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं कि जो टैरो रीडिंग है पूरा मैं बिगनर से सिखाने वाली हूँ, स्टार्टिंग से मास्टर लेवल तक। तो अगर आपकी नॉलेज बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल बिगनर हो आप, तो दिस इज अ राइट वीडियो फॉर यू। ओके। सबसे पहले हम क्या देखना है हमको कि टैरो एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, अगर आप बिगनर है तो सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि एग्जैक्टली टैरोट है क्या। ओके। सो सबसे पहले, टैरोट इज अ नॉट अ प्रोडिक्शन टूल, इज अ गाइडेंस टूल। मैंने यहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि टैरो जो है एक गाइडेंस टूल है। गाइड किस तरीके से कर सकता है टैरो? अगर आपके लाइफ में कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके मैरिज पार्टनर किसी भी चीज से रिलेटेड हो, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप टैरो पे पूरा डिपेंड हो जाइए, बट यस, ये आपके स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड आपको गाइडेंस देती है कि आपका अभी किस तरीके की आपकी दशा चल रही है, या किस तरीके का भी आपका टाइम चल रहा है, और इस टाइम पे आपको किस तरीके की चीजें करनी चाहिए तो आपको इफेक्ट अच्छा मिलेगा, या क्या एक्शंस लेने चाहिए। सो इट्स अ गाइडेंस टू। यस, वी कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर एज वेल। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि फ्यूचर फिर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या, अगर गाइडेंस ही देना है तो फ्यूचर प्रेडिक्ट हो सकती है कि नहीं। ओके, बट ऐसा कुछ नहीं है, फ्यूचर भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट मोस्टली मैं बोलूंगी कि आप शॉर्ट टर्म के लिए फ्यूचर प्रेडिक्ट कीजिए, बिकॉज ये आपके माइंड के हिसाब से आपको आंसर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो कि आपके लिए बिल्कुल रॉन्ग सोचता है या बिल्कुल बुरा सोचता है, और अगर आप उस पर्सन को अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो अभी अगर आप इससे पूछें कि क्या मुझे फ्यूचर में इससे मैरिज करना चाहिए, तो टैरो बिल्कुल नो बोलेगा, बिकॉज राइट नाउ उनके माइंड में कोई अच्छे थॉट नहीं है आपके लिए, या उनके इंटेंशन आपके लिए अच्छे नहीं है। बट कल को 2-3 महीने बाद अगर उनका इंटेंशन बिल्कुल आपके लिए चेंज हो गया, तो टैरो फिर उस हिसाब से आपको आंसर करेगा। तो आप लोग समझ रहे हैं, आई थिंक आप सारे लोग समझ रहे होंगे कि टैरो जो है एक सिचुएशन, एक हमारे माइंड से भी रिलेटेड होता है। ओके। तो इस तरीके से टैरोट आंसर देता है। तो आई वुड से कि यस, यू कैन प्रोडिक्ट फ्यूचर एज वेल, यू कैन प्रोडिक्ट एनीथिंग। मुझे लगता है टैरो आपको कुछ भी बता सकता है इफ यू नो हाउ टू रीड कार्ड्स। अगर आप एक सही तरीके से टैरो रीडिंग करते हैं, तो आप टैरो से हर चीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है। तो आगे अभी इस वीडियो में मैं आपको कैसे क्वेश्चंस करना है और कैसे उसके आंसर्स देना है, दोनों बताने वाली हूँ। ओके, चलो, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो दिस इज द मिथ अबाउट टैरोट, कि टैरोट बहुत लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, बट नो। जैसा मैंने अभी बोला, टैरोट शॉर्ट टर्म प्रेडिक्ट के लिए अच्छा है। ओके। दूसरी चीज, आप बहुत लोग सोचते हैं कि हम खुद के लिए टैरो रीडिंग नहीं कर सकते। ओके। कितने लोग यहाँ ऐसा सोचते हैं कि हम खुद के लिए टैरो रीडिंग नहीं कर सकते? ओके। ओके। बहुत बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम खुद के लिए टैरो रीडिंग नहीं कर सकते। ओके। तो बहुत लोग चैट में, सोनाली सिंह, या हम, अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम कर सकते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं कर सकते। तो द थिंग इज, जो टैरो रीडिंग आप खुद के लिए बिल्कुल कर सकते हैं, बट इसका एक रूल होता है। ओके। इसका ये रूल होता है कि अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल हो, बिल्कुल अनबायस्ड हो, तो आप टैरो रीडिंग कर सकते हैं, कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आंसर यस आएगा कि नो आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अगर आपको इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो यस, यू कैन डू टैरो रीडिंग फॉर योर सेल्फ। ओके। नेक्स्ट, अब एक और मिथ फैला हुआ है कि टैरो रीडिंग इज डेंजरस। बहुत लोगों, कितने लोगों को यहाँ लगता है कि टैरो रीडिंग डेंजरस है, मतलब कुछ उससे नुकसान हो जा सकता है, या फिर कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, या फैमिलीज में कोई इशू हो जाता है। कितने लोगों को यहाँ ऐसा लगता है? ओके। ओके। बहुत लोग बोल रहे हैं कि हाँ डेंजरस, ओके, हेल्थ इश्यूज लगता है, और कुछ लोगों को हेडेक फील होता है, कुछ ओके, नहीं, नो, नो, यस, ओके। सो कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यस, और कुछ लोगों का आंसर है नो। तो द थिंग इज, टैरो रीडिंग डेंजरस इज जस्ट अ मैथ। टैरो रीडिंग बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, बिकॉज हम लोग 10 साल से 12 साल से ये चीजें कर रहे हैं, मैं बहुत छोटी उम्र से कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल अगर सर्च भी करेंगे, मैं बहुत छोटी उम्र से कर रही हूँ। तो ऐसा कोई डेंजरस नहीं है, बट यस, इसके प्रोटेक्शन रूल्स होते हैं।
ठीक है, एक प्रोटेक्शन रूल की वीडियो भी मैं डाल दूंगी इसमें। तो जो प्रोटेक्शन का रूल होता है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, अपने आप को सही तरीके से क्लेंस करेंगे, आपका ऑरा क्लेंस होगा, तो कुछ भी आपको कोई हेल्थ इशू होने वाला है ना, ही आपके घर में कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं करेगी। ओके। तो जो क्लेंजिंग मेथड होता है, जो प्रोटेक्शन मेथड होता है, वो मैं अपने पेड कोर्स में बहुत अच्छे से बताती हूँ। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा डीप में टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मेरा पेड कोर्स भी ले सकते हैं। इट्स अ वेरी अफोर्डेबल, मैं बहुत ही कम प्राइस में देती हूँ, बिकॉज आई नो कि 10,000 15,000 लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं बहुत ही कम प्राइस में, लाइक अफोर्डेबल प्राइस में अपना पेड कोर्स देती हूँ। तो उसमें मैं आपको क्लेंजिंग भी बताती हूँ कि किस तरीके से आप नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं टैरो रीडिंग के टाइम, और क्या क्या प्रोटेक्शन रूल्स होते हैं, आप किस तरह के क्रिस्टल वियर कर सकते हो, किस तरह के ब्रेसलेट पहन सकते हो, ये सारी चीजें होती है। ओके। चलो नेक्स्ट, हम नेक्स्ट में आते हैं। अब ओनली जिनके पास इंट्यूशन है वही लोग टैरो रीड कर सकते हैं, ऐसा भी एक मिथ फैला हुआ है, बट इट्स टोटली रॉन्ग। ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा इंट्यूशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो भी आप टैरो रीडिंग कर सकते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते आपको टैरो आ जाती है। आप मेरा प्रैक्टिस वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें भी मैंने बताया है कि बिना इंट्यूशन के भी हमने पूरी रीडिंग की है, लाइव रीडिंग मैंने वीडियो डाली हुई है प्रैक्टिस की। ओके। तो अगर आपका इंट्यूशन अच्छा नहीं है तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे आप? अब आप पूछोगे मैम आप ये बताओ कि नहीं, फिर टैरो रीडिंग ठीक है, हमारी इंट्यूशन अच्छी नहीं है, आपने बोल दिया कि हम कर सकते हैं, बट हमें स्ट्रॉन्ग कैसे करें? ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग करने का जो मेथड होता है, आप मेडिटेशन करेंगे, थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन। किसको किसको यहाँ पता है थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन के बारे में? ओके, आंसर आंसर चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। ओके ओके, मोस्टली लोग जानते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को नहीं पता। अगर आपको नहीं पता तो कोई नहीं, मैं आपको बताती हूँ। थर्ड आई चक्रा जो होता है यहाँ पर होता है, और थर्ड आई चक्रा आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं। थर्ड आई चक्रा की मेडिटेशन अगर आप डेली करते हैं तो आपका इंट्यूशन बिल्ड होता है। ओके। चलो, अब हम आते हैं कार्ड्स पे फाइनली। अब बहुत लोग वेट कर रहे होंगे, तो प्लीज इतना डेस्परेट मत होइए, बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ आपको टैरो सीखना पड़ता है, ये बहुत लंबी वर्कशॉप होने वाली है। ठीक है, इसमें आप सारी चीजें सीखने वाले हो, तो बी पेशेंट। और हमको पहले बेसिक पता होना चाहिए, तभी तो मीनिंग्स पे जाएंगे ना। तो चलो, तो जो दूसरी चीज है जो टैरो, ओके, अब टैरो में कितने कार्ड्स होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट थिंग, टैरोट में 78 कार्ड्स होते हैं। ओके, जिसकी भी नॉलेज बिगनर है, बिल्कुल जीरो नॉलेज है, कुछ भी नहीं पता, उसको मैं बता देती हूँ, टैरोट में टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। तीन पार्ट में डिवाइड होता है टैरो: मेजर अरकाना, माइनर अरकाना, कोर्ट कार्ड्स। मेजर अरकाना में होते हैं 22 कार्ड्स, माइनर अरकाना में होते हैं 56 कार्ड, कोर्ट कार्ड में होते हैं 16 कार्ड। कोई भी डाउट है आप मुझे चैट बॉक्स में पूछिए। ओके। तो अब आप बोलेंगे कि क्या अलग अलग तरीके से शफल कर रहा है? नो, आपको सबको एक साथ शफल करना है। किस तरीके से रीडिंग करना है, किस तरीके से शफल करना है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है। तो अब क्या होता है, मेजर क्या होता है, मेजर अरकाना मीन्स क्या होता है? ठीक है, मेजर अरकाना जिसमें आपके लॉन्ग टर्म की एनर्जी रिप्रेजेंट होती है, लाइक मैरिज, लॉन्ग टर्म करियर, सक्सेस, मनी, बेबी, प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेजर अरकाना में रिप्रेजेंट होती है कि हाँ, इसकी एनर्जी लॉन्ग टर्म तक रहेगी। माइनर अरकाना मतलब छोटे छोटे इवेंट जो कि चेंज हो सकते हैं। मतलब मैंने आपको कल बोला कि हाँ, इस पर्सन का कॉल आएगा, पर वो नहीं आया, तो माइनर अरकाना में चेंज होने के चांसेस है। बट अगर मेरे पास मेजर अरकाना का कार्ड आता है, ओके, तब चांस है कि वो पर्सन डेफिनेटली आज नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 2-3 दिन बाद तो कॉल करेगा ही करेगा। मतलब एक लॉन्ग टर्म एनर्जी बन जाती है कि हाँ, इसके चेंज होने के चांसेस कम है। लास्ट जो होता है कोर्ट कार्ड, वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह है, उसमें आप कैरेक्टर और नेचर प्रोडिक्शन करते हैं, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बिकॉज इट्स अ वेरी डीप। तो हम पहले आज पढ़ेंगे माइनर अरकाना, बिकॉज माइनर अरकाना में सबसे ज्यादा कार्ड है, 56 कार्ड है। आपको यही समझना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे रीडिंग कर पाएंगे। ओके, चलो, अब इसमें क्या है, सी, माइनर अरकाना में भी अब 4 सूट है, माइनर अरकाना के अंदर भी अब 4 सूट है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी है, डोंट वरी, सब समझ आएगा। पहला है वॉन्ड, बिल्कुल ये रेड कलर का दिखता है। दूसरा है सॉर्ड्स, जिसमें एक तलवार बनी है। तीसरा है कप, और चौथा है पेंटिकल्स। अब
क्या कैसे याद करेंगे? मतलब आप बोलोगे यार मैम आपने तो बस नाम बता दिया, हम याद कैसे करें, हम समझे कैसे? आज मैं आपको बताऊंगी कि आप याद, मतलब ऐसा नहीं कि आपको रट्टा मारना है, नो। आपको समझना है तो आप कैसे चित्र देख के समझ जाएंगे कि हाँ कौन सा वॉन्ड है, कौन सा सॉर्ट्स है, क्या मीनिंग होते हैं, उसका मैं फॉर्मूला आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले वॉन्ड, दैट मीन्स लकड़ी। ओके, लकड़ी है, ठीक है। अब लकड़ी जैसे माचिस के लिए, एक माचिस आप समझ लो, एक मैच बॉक्स जो होता है, ठीक है। अब जैसे माचिस है, जब उसको हम जलाते हैं एक माचिस को तो उससे आग निकलती है, फायर होता है। ये फायर एलिमेंट का कार्ड है। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है फायर एलिमेंट। तो ये जो रेड कलर का माचिस के ऊपर का भी रेड पोर्शन होता है, उसको हम जलाते हैं, आग निकलती है, फायर। तो जब भी आप वॉन्ड को देखेंगे आपको ध्यान आना चाहिए कि हाँ, एक लकड़ी जो माचिस मैच बॉक्स होता है और उससे आग निकलती है, तो ये फायर एलिमेंट है। और फायर एलिमेंट है तो कैसा होगा? बोलते हैं ना, इसके अंदर एक आग है, इसके अंदर एक जुनून है। तो बहुत ज्यादा जुनून वाला पर्सन होगा या फिर बहुत ज्यादा पैशन होगा। तो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है बहुत ज्यादा पैशन, बहुत ज्यादा जुनून। आग में कितनी ज्यादा एनर्जी होती है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हर चीज को यू करना चुटकियों में, एक्शन रिप्रेजेंट करता है, एक्शन टेकर का कार्ड है। नेक्स्ट आते हैं स्वॉर्ड्स। और स्वॉर्ड्स कैसे होता है? हवा में हिलाते हैं, ठीक है। कैसे चलाएंगे? शॉर्ट्स पकड़ी है मैंने, ऐसे ही तो चलाते हैं ना जो राजा महाराजा होते हैं। ओके, तो स्वॉर्ड्स हवा में चला रहे होते हैं, तो उसका क्या एलिमेंट होगा? एयर एलिमेंट। एयर मतलब हवा होती है, तो स्वॉर्ड्स का जो एलिमेंट होता है हवा होता है। स्वॉर्ड्स हमेशा आप देखोगे तलवार है, उसको हम चला रहे हैं, वो हवा है। वो कप्स, कप्स पे आते हैं, ठीक है। तो अब कप क्या होता है? ठीक है, कप में हम पानी पीते हैं, इतना कर सकते हैं, कप में पानी पीते हैं, हम टी पीते हैं, कॉफी पीते हैं, सब कुछ पानी से बना होता है। मतलब ड्रिंक लेने के लिए हम ज्यादातर कप का यूज करते हैं। तो दैट इज वाई इसका एलिमेंट वाटर है। मतलब ये कोई मीनिंग नहीं है इसका, मैं आपको याद करने का फॉर्मूला बता रही हूँ कि आप कैसे याद कर सकते हो। तो जब भी आप कप के बारे में सोचेंगे, आप सोचेंगे कि हाँ हम ड्रिंक करते हैं, और ड्रिंक क्या होता है? वाटर एलिमेंट, एक लिक्विड फॉर्म होता है। तो आपको ध्यान आना चाहिए कि हाँ इसका एलिमेंट वाटर है। ओके, लास्ट में पेंटिकल्स बने हैं, देखो यहाँ पर पेंटिकल बना है। अब पेंटिकल किसकी तरह दिख रहा है? बिल्कुल कॉइन की तरह दिख रहा है, एक सिक्के की तरह। अब सिक्का क्या होता है? मनी होता है, मनी, ठीक है। मनी से क्या आता है? लाइफ में स्टेबिलिटी आता है। कोई भी चीज अगर आप पाना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है। करियर में स्टेबल होना, जो पैसा कमा लेते हैं वो बोल देते हैं लोग कि हाँ करियर में स्टेबल हो गया भाई, पैसे कमाने लग गया है। शादी करने के पहले भी लोग पैसा देखते हैं कि पैसा वैसा है कि नहीं, फिर शादी करेंगे। तो मनी इज अ सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। और स्टेबल कौन होता है? आपकी धरती, आपका जो अर्थ है वो स्टेबल होता है ना, स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। तो दैट इज वाई जो ये क्वाइन वाला जो कार्ड है वो हमको स्टेबिलिटी, सॉरी, अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट कराएगा। ठीक है, तो इसका एलिमेंट होता है अर्थ। अब अर्थ है, जैसा मैंने बोला, स्टेबिलिटी, मनी, करियर, तो वही सारी चीज की मीनिंग होती है। तो जब भी आप एक पेंटिकल का कार्ड देखेंगे, आपके माइंड में आना चाहिए दैट इज अ मनी कार्ड, क्योंकि इसमें मनी बना हुआ है, ये पैसों का कार्ड है। पैसा है तो ये स्टेबिलिटी का कार्ड है। अगर यही अगर पॉजिटिव में है तो पैसा मिलेगा, अगर निगेटिव में है तो प्रॉब्लम आएगी। सिंपल, कितना इजी है। अगर पेंटिकल का एक कार्ड है, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो आप बोल सकते हो हाँ भाई आपके लाइफ में पैसा आने वाला है। समझ आ रहा है सबको? और अगर नेगेटिव है तो आप बोल सकते हो कि पैसा जाने वाला है। ठीक है, इतना इजी है ये। स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी जाएगी, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम होगा, स्टेबिलिटी अच्छा रहेगा। पॉजिटिव और निगेटिव के ऊपर डिपेंड करता है। और इसका एलिमेंट होता है अर्थ। सेम अब आप बोलोगे वाटर और एयर का तो मीनिंग नहीं बताया, तो बता रही हूँ, डोंट वरी। ठीक है, अब वाटर। अब एक बात बताओ, जब हम रोते हैं, रोना नहीं मतलब अगर हम दुखी हैं तो हम रोएंगे, लिक्विड फॉर्म में हमारे आंखों से आंसू निकलेगा, ठीक है। अगर हम बहुत ज्यादा खुश है, होते हैं ना खुशी के आंसू, अगर हद से ज्यादा डीपली हम दिल से बहुत ज्यादा खुश है, तो हमारे अंदर मतलब सॉरी खुशी के भी आंसू निकलने लगते हैं यहाँ से, वो भी एक लिक्विड फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हमारा दुख और खुशी दोनों इमोशंस जो है वो वाटर के फॉर्म में आ रहा है। दैट मीन्स वाटर एलिमेंट आपको इमोशंस रिप्रेजेंट कराता है। ओके, तो जब भी आप एक कप्स का कार्ड देखोगे आप बोलोगे इमोशंस। अब इमोशंस किससे आते हैं? किससे आते हैं? दिल से आते हैं। हार्ट, हार्ट, सब हार्ट लिख रहे हैं, दिल लिख रहे हैं ठीक है, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, तो हार्ट दिल से आता है। तो दैट इज वाई जो, सॉरी,
जो एस ऑफ कप का कार्ड है वो आपको दिल रिप्रेजेंट करता है, हार्ट रिप्रेजेंट करता है। तो हार्ट में जो भी इमोशंस होते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, खुशी हो, गिल्ट हो, प्यार हो, फॉरगिवनेस हो, लाइकिंग हो, अटैचमेंट हो, जितनी भी फीलिंग्स है सब कप्स रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चाहे वो एक पार्टनर वाला प्यार हो या एक फ्रेंडशिप वाला लाइकिंग हो, चाहे वो किसी दुश्मन के लिए गुस्सा हो, चाहे वो किसी अपने के लिए गिल्ट हो। ठीक है, ये सारी कप रिप्रेजेंट करेगा। लास्ट आता है एयर एलिमेंट। स्वॉर्ड्स हमारा रिप्रेजेंट करता है ब्रेन। स्वॉर्ड्स कैसा होता है, बहुत ज्यादा शार्प होता है, यहाँ से पूरा एकदम शार्प होता है, कट टू कट रहता है एकदम। दैट इज वाई स्वॉर्ड्स जो है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। स्वॉर्ड्स जो है वो एक ब्रेन रिप्रेजेंट करता है। जस्ट अपोजिट, कप्स रिप्रेजेंट करता है हार्ट, स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट करता है ब्रेन। एक एक दिमाग से सोचना। दिमाग कैसे सोचता है, कैसे सोचता है? प्रैक्टिकल होके, लॉजिकल होके। देखो सब रिप्लाई दे रहे हैं। तो लॉजिकल होके, लॉजिक का कार्ड है स्वॉर्ड्स, प्रैक्टिकल होने का कार्ड है स्वॉर्ड्स। आया समझ? ऐसा है। तो ये चार सूट आपको बिल्कुल समझ लेने हैं। एक बार और मैं रिकैप कर रही हूँ। बॉन्ड जो होता है पैशन रिप्रेजेंट करता है, स्वॉर्ड्स जो है हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है, कप्स जो है इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, और एस ऑफ पेंटिकल जो है वो हमारे मनी को रिप्रेजेंट करता है। Not money, it's kind of stability. I would say stability. ओके, ठीक है। अब हम नंबर्स पे आते हैं भाई। टैरोट के जो होते हैं, टैरोट न्यूमरोलॉजी में नंबर्स भी होते हैं, बट ये मैंने को एक वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इसलिए आज मैं इस वीडियो में पहले मैं कार्ड्स की मीनिंग बताऊंगी। डोंट वरी, आपने अगर ये वीडियो ओपन की है तो फिर आप लोगों को मैं यहाँ पर नंबर्स भी बताऊंगी, बट पहले मैं कार्ड्स की मीनिंग बताऊंगी, क्योंकि अभी जस्ट पहली क्लास में मैंने आप सब लोगों को बता दिया था कि न्यूमरोलॉजी कैसे होता है। ठीक है, तो पहले हम कार्ड के मीनिंग करेंगे, उसके बाद हम न्यूमरोलॉजी में आएंगे। ठीक है, तो चलो। अच्छा, एक और चीज करेंगे, हम साइकोलॉजी ऑफ टैरोट भी करने वाले हैं। ओके, साइकोलॉजी ऑफ टैरोट क्या होता है। तो सबसे पहले तो आज इस वीडियो में कवर हो गया कि टैरो क्या है। ठीक है, अब आपको टैरो को अच्छे से रीड करने के लिए, प्रोफेशनल रीडर बनने के लिए, या इफ यू वांट टू बिकम अ गुड टैरो कार्ड रीडर, अगर आप सच में एक सही रीडर बनना चाहते हैं, तो आपको टैरो की साइकोलॉजी से खेलना आना चाहिए। ठीक है, तो अब एक सिंपल सा फंडा है साइकोलॉजी ऑफ टैरोट, कैसे करेंगे। ये पिक्चर देख के आप सब मुझे बताइए कि आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है। ओके, आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए, कमेंट में मुझे बताओ कि आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है। ओके, ओके, सो मेनी पीपल आर सेइंग रैबिट। ओके, डक, रैबिट, डक, चिड़िया। हाँ, ओके, डक, रैबिट, चिड़िया। ओके, ओके, खरगोश, रैबिट, खरगोश, डक, ओके, ओके, सो ओके, ओके, फाइन, बस बस बस। ओके, जस्ट स्टॉप। तो साइकोलॉजी ऑफ टैरो, अगर आपने इस पिक्चर को देखा, तो सबसे पहले कुछ लोगों को यहाँ डक दिखा, एक बतख का फेस दिखा, ये उसकी चोंच है, और यहाँ पर इसका सर और इसकी आईज। पर कुछ लोगों को यहाँ पर खरगोश की पिक दिखी, रैबिट की पिक्चर दिखी। ये उसका चेहरा है और ये उसके ईयर्स है। ठीक है, तो यही होता है कि देखने का नजरिया। आप बताओ कौन सही था कौन गलत था, ये रैबिट की पिक्चर है या फिर ये डक की पिक्चर है। बोथ आर राइट। ओके, बोथ आर राइट। ना ही मैं इसको डिनाई नहीं कर सकती कि नहीं ये डक नहीं है, ये तो सिर्फ रैबिट है। ना ही मैं ये बोल सकती हूँ कि नो ये रैबिट नहीं, सिर्फ एक डक है। बिकॉज बोथ आर राइट। तो टैरो की जो साइकोलॉजी है वैसी ही है कि कोई भी कार्ड कभी फुल्ली नेगेटिव नहीं होता, और कोई भी कार्ड कभी पूरा का पूरा पॉजिटिव नहीं होता। मतलब आई एम सेइंग कि अगर कोई नेगेटिव कार्ड है तो उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी होती है। वी कांट से क्लियर नो,
हाँ, क्लियर नो बिल्कुल आप बोल सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन में बोलना पड़ेगा जब आपके पास जितने भी आपने कार्ड निकाले हैं वो सारे के सारे नेगेटिव हैं और आपको अंदर से भी फीलिंग हो रही है कि नहीं ये तो नहीं है, तो आप नो बोलो। मतलब रीडिंग में आप यस और नो बोल सकते हो आंसर के लिए, बट किसी पर्टिकुलर कार्ड को बोलना कि ये कार्ड तो नो का ही है, ये गलत है। अब आप बोलोगे कैसे, भाई नो का कार्ड है तो नो ही बोलेंगे ना, यस थोड़ी बोलेंगे। तो वही समझा रही हूँ, साइकोलॉजी वही मैं समझा रही हूँ कैसे। अब देखो, जैसे कि द फूल का कार्ड, ठीक है। द फूल का कार्ड कुछ लोग बोलते हैं बहुत पॉजिटिव है, कुछ लोग बोलते हैं नेगेटिव। कैसे? अब अगर मैं इसको यस कार्ड कंसिडर करूं, ठीक है, अभी मैं इसका मीनिंग बताऊंगी, पर अगर मैं इसको यस कार्ड कंसिडर करूं इसका मतलब है मुझे हर क्वेश्चन में इसको यस बोलना है, बट मैं नहीं बोल सकती। बिकॉज इसके पूरे स्टोरी में यहाँ पर रिस्क भी रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि ये इतने केयरलेस होके चल रहे हैं, कभी भी गिर सकता है। तो एक रिस्की कार्ड भी है। तो क्वेश्चन क्या है, सिचुएशन क्या है, कार्ड की स्टोरी क्या है, इसके अकॉर्डिंग शायद मुझे कुछ क्वेश्चंस में द फूल को नो बोलना पड़े कि नहीं प्लीज आप मत करिए, आपके लिए रिस्की हो सकता है, ये मत करिए आप। ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में मैंने इसमें नो बोल दिया बिकॉज मुझे रिस्क दिख रहा है। ठीक है। तो अब आप बोलोगे आपने नो बोला मतलब ये नो कार्ड है, अब चलो हम इसको नो कंसिडर कर लेते हैं। तो अब मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ, आप कोई बोलेगा क्या मेरी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, क्या मेरी लाइफ में कुछ नया आने वाला है? तो मैं बोलूंगी यस, बिकॉज इसमें सन बना है, ये न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है। ठीक है। तो अभी इस कार्ड को मैंने नो बोला था और अभी दूसरे क्वेश्चन में इस कार्ड को मैंने यस बोल दिया। तो इसका मतलब ये है आप किसी भी कार्ड को पर्टिकुलर ये बिल्कुल नो है ऐसा नहीं बोल सकते, और किसी भी कार्ड को पर्टिकुलर हाँ ये तो यस ही है ऐसा नहीं बोल सकते। ओके। अब जैसे द सन, एक और कार्ड है द सन। अब किसी से भी पूछो सब बोलेंगे बहुत पॉजिटिव कार्ड है, इट्स अ यस कार्ड। मैं भी यही बोलूंगी बहुत पॉजिटिव कार्ड है, इट्स अ यस कार्ड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है। बट कुछ क्वेश्चंस में कुछ सिचुएशन में ऐसा भी आएगा कि शायद मुझे इस कार्ड में नो बोलना पड़े। क्यों? बिकॉज यहाँ एक बच्चे की एनर्जी है, बच्चा बहुत ज्यादा चाइल्डिश है, बच्चे की एज बहुत कम है, बच्चा मेच्योर है। तो अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाली चीजें होंगी या फिर कोई भी टाइप के क्वेश्चंस होगा तो उसमें शायद मैं बोलूंगी इसके लिए आप अभी बहुत मतलब उतने मेच्योर नहीं हो, या इसके लिए आप उतने रेडी नहीं हो, तो अभी के लिए नो। ठीक है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो सेम साइकोलॉजी ऑफ टैरो यही होता है कि कोई भी कार्ड प्रॉपर आप उसको यस और नो का टैग नहीं लगा सकते। यू कैन आंसर बाय द सिचुएशन, लाइक कौन सा क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करेगा कि आप यस बोलोगे कि नो। ओके। एंड हर नेगेटिव कार्ड में अगर मैं इसको पूरी तरीके से नेगेटिविटी भी लूं तो एक ना एक पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। हर पॉजिटिव कार्ड में एक ना एक आपको माइनस पॉइंट मिलेगा। ओके। सो दिस इज अ साइकोलॉजी ऑफ टैरो। गॉट इट? ये होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं, जैसे मैंने लिखा भी है। आप किसी से पूछना कि सन पॉजिटिव कार्ड क्यों है और ये नेगेटिव कार्ड क्यों है, अगर उनको सच में अगर वो अच्छे टैरो रीडर है तो वो आपको बिल्कुल बता पाएंगे। और अगर कोई भी टैरो रीडर कंसिडर कर रहा है कि ये पूरी तरीके से यस है या पूरी तरीके से नो है, तो आई थिंक सो, मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहती, बट कहीं ना कहीं नॉलेज उनकी हाफ है। ठीक है। क्योंकि पूरा का पूरा कोई भी ऐसे नहीं होता, यस नो दोनों डिवाइडेड है। तो जैसे इस में हम किसी को भी डिनाई नहीं कर सकते कि रैबिट है या डक है, उसी तरीके से हम किसी भी कार्ड में एक टैग नहीं देंगे। दिस इज अ रूल ऑफ टैरो रीडिंग। गॉट इट? चलो, तो अब हम फाइनली हम कार्ड्स के मीनिंग्स पे आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मेजर अरकाना से। मेजर अरकाना में मैंने क्या बताया था? लॉन्ग टर्म एनर्जीज। याद आया? फर्स्ट कार्ड से स्टार्ट करते हैं जीरो। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और जिसको भी पता है मुझे कमेंट में बताओ, और जिसको नहीं पता वो पता करने की कोशिश करो। और अगर तो भी नहीं पता तो मैं बताती हूँ उसको। आपके लिए क्वेश्चन है कि द फूल कार्ड का नंबर जीरो ही क्यों है? वाई द फूल कार्ड नंबर इज जीरो? ओके। इसकी बहुत हिस्ट्री है, इसकी स्टोरी है, जो कि मैं पूरा प्रॉपर समझाती हूँ। ठीक है। बट अभी टाइम कम है हमारे पास, अगर अभी मैं इसको पूरा हिस्ट्री बताने बैठूंगी तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो अगर आपको जानना है पेड कोर्स में मैं प्रॉपर हर चीज बताती हूँ कि इस कार्ड का नंबर यही क्यों है। और अगर आप अभी कहीं से भी लर्न कर रहे हो, कहीं से भी सीख रहे हो, तो ये क्वेश्चन पूछना, आपको समझ आ जाएगा कि आपका टीचर
मतलब सही है कि नहीं, आप सही मेंटोर के पास पढ़ रहे हो कि नहीं, उसको पता भी है कि नहीं। ओके, चलो। तो फर्स्ट कार्ड द फूल की क्या स्टोरी है? द फूल है कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग। क्यों न्यू बिगनिंग का कार्ड है? सन बना है इसमें। सन देख रहे हो, जहां भी सन आता है न्यू बिगनिंग आती है, एक नया सवेरा लेके आता है। जो सूर्य होता है एक नया सवेरा, एक नई सुबह लेके आपके पास आता है। दैट इज वाई द सन कार्ड इज फॉर न्यू बिगनिंग। ओके। यहाँ पर एक पर्सन है जो कि बहुत ही एकदम हंसते मुस्कुराते एकदम हाथ वाथ हिलाते हुए जा रहा है। दैट मीन्स मस्त मौला पर्सन, मनमौजी है बहुत ज्यादा। अपनी, क्या बोलना चाहिए, मतलब लाइफ में जीने वाला पर्सन, बहुत ही ज्यादा बिंदास पर्सन है। तो दिस इज कार्ड ऑफ सेल्फ लव ऑल्सो। यहाँ सेल्फ लव कर रहा है, बहुत ज्यादा केयर फ्री है, बहुत ज्यादा बिंदास है, मस्त अपने लाइफ में इंजॉय करने वाला, गो विद द फ्लो का कार्ड है। ऑल्सो जैसा मैंने बताया था, नीचे खाई है, नीचे आप जो भी मानो, ठीक है, ऊपर ही माउंटेन में है। तो अगर इतना केयर फ्री होके चलेगा तो गिरेगा भी। आप इसका फेस देखो, इसका फेस है इस तरीके से ऊपर, ठीक है, सामने है खाई। अगर मैं ऐसे ऊपर देख के इधर जाऊंगी तो डेफिनेटली मैं गिरूंगी, ठीक है। इसके साथ भी यही होगा। तो ये कार्ड सेम टाइम पे ये भी रिप्रेजेंट करता है कि सेल्फ लव करो, बिंदास रहो, बट इतना भी केयर फ्री नहीं होना कि गिर जाओ, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसा ही कार्ड है कि आपको रिस्क हो सकता है, आपको केयर, ज्यादा केयरलेस नहीं होना है। लास्ट में एक डॉग भी बना है यहाँ पर। डॉग का हम जो मीनिंग देखते हैं बहुत ज्यादा एक लॉयल्टी, फ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है कि जो फ्रेंड है वो देख पा रहा है ये यहाँ से गिर सकता है, ठीक है। तो ये जो फ्रेंड है, ये डॉग है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। दिस इज द थिंग। ओके। तो ऐसा होता है द फूल कार्ड। तो द फूल कार्ड में बहुत सारी चीजें आपको और दिखेगी, बैग्स दिखेंगे, फ्लावर दिखेंगे, इसके कपड़ों का कलर, हर चीज का मीनिंग होता है। आप ये मत सोचो कि अगर मैं अभी नहीं बता रही हूँ तो इसका मीनिंग नहीं है। डेफिनेटली कपड़ों के रंग का मीनिंग है, इसमें जो रोज पकड़ा है उसका मीनिंग है, एक एक कलर नंबर सबका मीनिंग इंक्लूड होता है, ठीक है। बट वही है कि अगर आप एक कार्ड में हर चीज अभी मैं बताने बैठूंगी तो एक एक कार्ड में 10-10 20-20 मिनट लग जाएंगे और फिर कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कुछ मैं अपने पेड कोर्स के लिए भी छोड़ती हूँ, ठीक है। अभी क्योंकि ये हमारा वेबिनार है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। वैसे भी बिगनर्स के लिए है तो इसलिए बेसिक बता रही हूँ। अगर आपको पूरा मास्टर्स करना है तो यू कैन परचेस माई कोर्स, उसमें आपको पूरा 1 मंथ प्रोग्राम है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द मैजिशियन कार्ड। अब मैजिशियन में क्या है? अब अच्छा, इसका मीनिंग हम लोग कैसे जानेंगे? द मैजिशियन के मीनिंग में ही आपका, नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है, द मैजिशियन का, ठीक है। द मैजिशियन कार्ड दैट मीन्स जादू चलाने वाला, जादू से एक छड़ी घुमा के पूरा जादू चलाने वाला, ठीक है। मैजिशियन कैसे होता है? एक छड़ी घुमाता है, पूरा जादू दिखा देता है, बट वो जादू असली नहीं होता, समझ रहे हैं? वो जादू जो होता है बस एक हाथ की सफाई होती है, रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा होता है ऐसा। तो दिस इज अ मीनिंग ऑफ द मैजिशियन ऑल्सो, कि ये जो पर्सन है इसमें एक ऐसी क्वालिटी है कि सबको अपने तरफ कर लेता है। इसका कम्युनिकेशन लेवल इतना अच्छा है, इसका क्या बोलते हैं, बात करने का टोन इतना अच्छा है कि सबको अपनी तरफ कर लेता है, अपनी बातों से सबको पटा लेता है, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ द मैजिशियन, बोलते हैं ना जादूगर वाली चीज है, तो इसमें एक मैन्युपुलेशन है। क्योंकि मैंने बोला ना, जो दिखा रहा है वो रियल में है नहीं, ठीक है। वो जादू दिखा रहा है पर वो रियलिटी में तो नहीं हो रहा है ना। तो दैट इज वाई ये मैन्युपुलेशन का कार्ड है, कि डेफिनेटली वो बहुत अच्छे से आपके साथ रहेंगे, बहुत अच्छा अच्छा करेंगे, बट इस चीज में उनका कहीं ना कहीं हो सकता है कि बहुत सारी चीजें वो मैन्युपुलेशन भी कर रहे हैं आपके साथ। हर चीजें सही नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा सोच समझ के चलना है। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ गलत करेगा या कोई चीटिंग हो रही है या झूठ बोल रहा है, नो। मैन्युपुलेशन इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, कि ना ही झूठ बोला जा रहा है ना ही कुछ गलत हो रहा है, बस अलग तरीके से अपनी बातों में फंसाया जा रहा है। तो थोड़ा सा ऐसा एक मैन्युपुलेशन का कार्ड है द मैजिशियन। तो जब भी आपके पास मैजिशियन आता है आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कि कैसे करूं, क्योंकि आप उनके वो जादू में फंस जाते हो। ऑल्सो अब बात करते हैं ये जो पर्सन है इसके में क्या क्या टैलेंट है। तो ही इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, बिकॉज देखो, टेबल पे आपका कप मिलेगा। अभी आपने माइनर अरकाना पढ़ा, ठीक है, अभी मैंने आपको माइनर अरकाना पढ़ाया था, उसी का है। टेबल में कप है, टेबल पे पेंटिकल्स है, टेबल पे आपके
ये सॉर्ट्स है, ठीक है, और यहाँ पर वॉन्ट्स है। दैट मीन्स अभी हमने पढ़ा था इमोशंस है कप के कारण, वॉन्ट्स के कारण इनके अंदर एक पैशन है, सॉर्ट्स के कारण दिमाग भी है, और पेंटिकल के कारण मनी भी है। तो ही हैज एवरीथिंग इन हिज लाइफ, मतलब इनके पास सारी की सारी क्वालिटीज है और सारी की सारी चीजें हैं। तो दिस इज वाई पर्सन बहुत ज्यादा अच्छा और मतलब क्या बोलना चाहिए, टैलेंटेड है। तो दिस इज कार्ड ऑफ टैलेंट, दिस इज कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, बिकॉज सबके पास सब कुछ होगा तो जॉय का ही तो कार्ड हुआ ना, वो हैप्पीनेस का तो कार्ड हुआ ना। तो ये ओके। नेक्स्ट आता है द हाई प्रिस्टेस में। तो द हाई प्रिस्टेस इज कार्ड ऑफ इंट्यूशन। इंट्यूशन का कार्ड क्यों है? सबसे बड़ी बात मून है। कितने मून बने हैं? यहाँ एक मून बना है जो कि ब्रेक हो रखा है। एक मून, ये हाफ मून इधर है, हाफ मून इधर है, और यहाँ बीच में फुल मून है। फोर मून्स, फोर मून्स आपके पास है। ऑल्सो ये जो कार्ड है, यहाँ पर एक हीलिंग का साइन है, क्रॉस का भी साइन है, ठीक है। तो ये हीलिंग का भी कार्ड है। अब हीलिंग कौन करेगा? इंट्यूशन भी तो अच्छा होना चाहिए, एक स्पिरिचुअल पर्सन होना चाहिए तभी हीलिंग करेगा, ठीक है। तो ये जो लेडी है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, एक हीलर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो मून, मून का ताज पहन के बैठी है, तो सोचो इसका इंट्यूशन कितना अच्छा होगा। तो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव लेडी है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस इन्होंने एक बुक पकड़ी हुई है, दैट मीन्स नॉलेज। शी हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज, बहुत ज्यादा उसको लर्निंग का शौक है, नॉलेज गेन करने का शौक है। गाइडेंस भी आपके लिए यही है कि जितना हो सके नॉलेज गेन करो, ठीक है। बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। यहाँ पर दो पिलर्स बने हुए हैं जिसमें बीजे लिखा हुआ है, इसके भी अपने मीनिंग्स है। यहाँ पर फ्रूट्स बने हैं, उसके भी अपने मीनिंग्स है। तो हर चीज का मीनिंग है। द हाई प्रिस्टेस इज वेरी डीप कार्ड, ओके। द हाई प्रिस्टेस का फुल एक वीडियो मैंने बनाया जिसमें द हाई प्रिस्टेस का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने किया हुआ है। यहाँ ब्लैक व्हाइट ये सब का मीनिंग, बीजे का मीनिंग, यहाँ पर फ्रूट्स का मीनिंग, हर चीज का मीनिंग मैंने बताया। आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी मैं सारी चीजें कर रही हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, ठीक है। बाकी वीडियोस में मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, ओके। अब जैसे और आगे मैं बता देती हूँ, ठीक है, वरना आप लोग बोलेगी हाई प्रिस्टेस को तो आधा छोड़ दिया आपने, बताया नहीं। हाई प्रिस्टेस में ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है कंफ्यूजन और ऑप्शंस। आपके पास एक तरफ एक नेगेटिव ऑप्शन है, एक तरफ पॉजिटिव ऑप्शन है, आपको चूज करना पड़ेगा। दिस इज अ कार्ड नंबर 2। अगर आप टैरोट नंबर्स पढ़ेंगे ना, जब आप टैरोट न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें नंबर्स का मीनिंग्स होते हैं, तो ये 2 नंबर का कार्ड है, और 2 नंबर हमेशा कंफ्यूजन रिप्रेजेंट करता है। तो द हाई प्रिस्टेस में भी आपको वो ब्लैक और व्हाइट के बीच में कंफ्यूजन देखने मिलेगा, ओके। यहाँ पर फ्रूट्स जो है उसका रिजल्ट है फ्रूटफुल रिजल्ट, मतलब रिजल्ट आपके अच्छे होंगे, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं एम्प्रेस में। एम्प्रेस जो है, अब ये कैसा कार्ड है? लेडी लक का कार्ड है, इसमें एक लेडी है। लेडी कैसी होती है? लक्ष्मी कार्ड। मैं एक लाइन में बोलूंगी, द एम्प्रेस जो है वो लक्ष्मी कार्ड है। अब लक्ष्मी के पास क्या क्या होता है? पैसा होता है, खूबसूरती होती है, वो खुद भी एक लेडी होती है, अबंडेंस होता है, प्रॉस्पेरिटी होती है, एवरीथिंग शी हैज। तो इस वजह से द एम्प्रेस एक फुल पैकेज कार्ड है, जिसके जो बहुत ज्यादा सुंदर भी है, जो बहुत ज्यादा एक मदरली नेचर भी है, बिकॉज लक्ष्मी माँ हम बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा सुंदर भी है, बहुत ज्यादा पैसा भी है, एक लीडरशिप क्वालिटी है, इंडिपेंडेंट है, पर एक लीडर होने के साथ साथ उनमें केयरिंग और एक सॉफ्ट वाला नेचर भी है। मतलब एक लीडर आपको मिलेंगे जो बहुत ज्यादा बॉसी होते हैं, बहुत ज्यादा रूड होते हैं, ये वैसी नहीं है। ये लीड करेगी, एम्प्रेस का मतलब ही शासन करने वाली होता है, ठीक है। जब आपको कोई टैरो सिखाता है तो उससे कार्ड्स के मतलब भी आप पूछा कीजिए कि जो नाम लिखे हैं उसके मतलब क्या है। तो द एम्प्रेस का जो मतलब है वो शासन करने वाली, ये होता है। तो जो शासन कर रही है दैट मीन्स लीडर, ठीक है। पर लीड भी कैसे कर रही है? सबको साथ लेके बहुत अच्छे वे से, ठीक है। तो इस तरीके का कार्ड है ये। अगर आप यहाँ पर एक साइन देखेंगे तो ये साइन होता है चाइना में प्रेगनेंसी का साइन बोला जाता है। तो दिस इज अ कार्ड ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है।
हेलो। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर अरकाना का हैंगमैन कार्ड। ओके। सो आगे के जो पार्ट्स थे वो मैंने सारे यूट्यूब में अपलोड कर दिए हैं। ये पार्ट 3 है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके वो वीडियो देख लीजिए, बिकॉज उसमें मैंने बिल्कुल बिगनिंग से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया हुआ है। तो वो बिल्कुल बेसिक वीडियो है और उसके बाद ये इसका पार्ट 4 है। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले जो हैंगमैन कार्ड है। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी पिक्चर देखते हैं। लेट्स सी। अब इस पिक्चर में आप लोगों को क्या दिख रहा है? व्हाट यू कैन सी इन दिस पिक्चर? इस पिक्चर में मोस्टली जो चीज हमको दिख रही है वो ये है कि एक पर्सन है जो कि एक पेड़ में उल्टा लटका हुआ है। ठीक है, ये कार्ड बिल्कुल सीधा, ये उल्टा नहीं है। इसमें पर्सन उल्टा लटका हुआ है और उसके पीछे अगर आप देखोगे तो एक सन बना हुआ है। ओके। तो सबसे पहले एक चीज तो है कि चलो लटक गया, ये एक जगह उल्टा लटका हुआ है। तो हम मोस्टली क्या बोलते हैं, किसी जगह अगर हैंग हुए, बिकॉज इसका नाम जो है हैंगमैन नाम है। अगर कोई ऐसे हैंग हो गया है तो उसको हम कहीं ना कहीं बोलते हैं यार स्टक हो गया है, ये पर्सन वहां बीच में लटक गया है, फंस गया है, ये पर्सन हैंग हो गया है। दैट इज वाई इस कार्ड का नाम है हैंगमैन। तो एक मीनिंग तो समझ आ गया कि इसका मीनिंग क्या होता है। स्टक होना मतलब कहीं आप फंस गए हो, किसी एक सिचुएशन में आप बीच में लटक गए हो। ठीक है, तभी मैंने बोला कि बिल्कुल ये एक जगह बिल्कुल फंस गया है। ठीक है। बट इसमें देखने वाली बात क्या है, अगर आप नोटिस करेंगे तो इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। देख रहे हैं आपके इसके पैर बड़े स्टाइल से इसने पैर रखे हैं। इसका हाथ देखो भी स्टाइल से, हाथ बढ़िया ऐसे है। ठीक है, हाथ भी स्टाइल से है, पैर भी बड़ा कंफर्टेबल है। मतलब अगर वी एज अ पर्सन, अगर हमको ऐसे पेड़ से हैंग कर दिया जाए तो हम लोग तो बड़ा चिल्लाने लगेंगे, तड़पेंगे और हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होगी। बट अगर आप इस पर्सन को देखते हो तो ये ही इज वेरी कंफर्टेबल, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कि इसको पेड़ में ऐसे लटका दिया गया या फिर ये स्टक हो गया है। तो इसका मीनिंग कहीं ना कहीं ये है दैट ही इज वेरी कंफर्टेबल इन दिस हैंग पोजिशन। लाइक कहीं ना कहीं बीच में फंसा तो है, बट उस फंसे में ना उसको कोई मतलब उसको मजा आ रहा है, उसको कोई इशू नहीं है। एक होता है ना कि नहीं मुझे जल्दी से उतारो, मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो। ठीक है, एक ही वो वाली सिचुएशन होती है कि मैं इसमें नहीं रह सकता। बट ये पर्सन बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया, यहाँ से निकलना भी नहीं चाह रहा है। तो ये चीज है। तो कहीं ना कहीं जब आप इस कार्ड की रीडिंग करेंगे तो आप ये बोल सकते हो कि आप कहीं ना कहीं स्टक हो, किसी ना किसी चीज में आप बीच में फंस गए हो। बट आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें आप निकलना भी नहीं चाह रहे, मतलब होता है ना, ठीक है ना मैं बीच में ही लटका रहूंगा, मेरे को नहीं निकलना। ठीक है, कोई नहीं, मैं इधर का भी हूँ उधर का भी हूँ, मेरे को निकलना नहीं है। मतलब कई बार हम अपने प्रॉब्लम को फेस करने के बजाय उसमें फंसे रहना ही पसंद करते हैं। मतलब हमको ऐसा लगता है कि नॉट पसंद करना, बट हमको ऐसा लगता है कि यार वो ज्यादा इजी है। मतलब मैं इस प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ूं उससे ज्यादा इजी तो ये है कि मैं इसी में बीच में ही लटका रहूं, एटलीस्ट कुछ करना तो नहीं पड़ेगा, ऐसा। तो ये हैंगमैन का सिचुएशन इस तरीके का हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं डेथ कार्ड। दिस इज वन ऑफ माई नॉट फेवरेट बट आई रियली लव दिस कार्ड, बिकॉज इस कार्ड को अगर आप पढ़ोगे ना, दिस कार्ड इज वेरी डीप। बहुत ही ज्यादा डीप कार्ड है ये। बिकॉज हम इसमें क्या क्या देखते हैं, चलो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हमको क्या क्या दिख रहा है। एक पर्सन है जो कि हॉर्स में बैठा है। मोस्टली लोग यही बोलते हैं एक पर्सन है जो हॉर्स में बैठा है। बट क्या आपने कभी इसका फेस नोटिस किया है? क्या ये कोई पर्सन है? दिख रहा है? इसके फेस से ये कंकाल है। ठीक है, कंकाल इन द सेंस आई थिंक आप सब समझते होंगे, जो इंसान मर जाता है उसकी हड्डियों का ढांचा। आप इसके हाथ देखिए, इसके उंगलियां अगर आप देखेंगे तो वो हड्डियों का ढांचा बन चुका है। इसका अगर आप फेस देखेंगे तो बिल्कुल जो हॉरर मूवीज में होता है ना, एक कंकाल की बॉडी होती है, एक भूत जैसा जो होता है, वो बिल्कुल वैसा बन चुका है। ही इज नॉट अ पर्सन एनी मोर। ओके। तो ये मैं बोल सकती हूँ एक कंकाल है, एक हड्डियों का ढांचा है, वो वाला पर्सन है। ठीक है। साथ में हॉर्स के ऊपर बैठा एक फ्लैग ले। यहाँ पर आप देख सकते हो एक सन बना है। इसके नीचे आप देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। बट अगर इस पर्सन को आप देखोगे, इस पर्सन येलो पर्सन को, बहुत ज्यादा डीप कार्ड है, ध्यान से देखो इस पर्सन को। अगर आप देखोगे तो इस तरीके से हाथ जोड़ के रखा है इसने। ध्यान से देखो इस हॉर्स वाले जो कंकाल है। ठीक है, आई कैन से पर्सन, ठीक है पर्सन ही बोलना चाहिए मुझे। ठीक है, भले ये हड्डियों का ढांचा है तो मैं इसको बोलूंगी एज अ पर्सन। ठीक है। तो ये जो ब्लैक वाला पर्सन है उसके सामने ये येलो वाला पर्सन जो है बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है। तो इसका मीनिंग तो सबसे पहले ये है, जो डेथ कार्ड है उसको देख के कभी आपको डरना नहीं है।
ठीक है, दैट कार्ड को लेके लोग बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैला देते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं, ओ माय गॉड दैट कार्ड आ गया, अब कुछ बुरा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी बुरा नहीं होने वाला, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, इट्स अ वेरी गुड कार्ड। बस आपको रीड करने आना चाहिए। तो सबसे पहले डेथ। डेथ के साथ एक्चुअली मुझे लगता है इस कार्ड का नाम थोड़ा गलत दिया है, इस कार्ड का नाम देना चाहिए था डेथ एंड रीबर्थ। तो मैं इस कार्ड को यही बोलती हूँ कि एक तरफ से चीजें खत्म हो रही है और दूसरी तरफ से चीजें शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये इस कार्ड का ओवरऑल मीनिंग है। अब अगर आप देखोगे तो न्यू बिगनिंग, बिकॉज सन भी बना हुआ है तो न्यू बिगनिंग भी है इस कार्ड में। ऑल्दो आप इसमें देखेंगे कि कोई ना कोई चीजें खत्म होने वाली है, मतलब कोई ना कोई चीजें ऐसी है जिस आपकी कोई प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। मे बी आपका कोई रिलेशनशिप भी खत्म होने वाला है जो शायद टॉक्सिक होगा, जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी। हो सकता है वो अच्छा भी हो सकता है, कोई अच्छी चीजें ही खत्म हो जाए। डेफिनेटली कोई चीजें एंड होगी, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी चीजों का रीबर्थ होगा। रीबर्थ इसलिए बिकॉज देखो, एक मरा हुआ इंसान वापस आ चुका है। ठीक है, एक इंसान जो मर गया था, जो हड्डियों का ढांचा बन चुका है अब, ठीक है, वो वापस आ गया है। दैट मीन्स एक क्या बोलना चाहिए, एक होता है ना, जैसे हमने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस की एंड उसके बाद हम बिल्कुल एक नए इंसान बन के वापस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन हो, आपने बहुत दुख झेले, आपने बहुत रोना धोना किया, आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए, बट उसके बाद फाइनली आपने एक दिन सोचा बस अब खत्म सब, मैं बहुत स्ट्रांग बन के निकलूंगी, बहुत झेल लिया मैंने। और अब आप एक बिल्कुल नए पर्सन बन के निकले हो जो कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, बिल्कुल रोना धोना नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से आपका एक नया जन्म हुआ है, ये मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा पर्सन है जो कि मर के वापस आ रहा है, दैट मीन्स ये बिल्कुल अब एक नया पर्सन बन के आ रहा है। तो द कार्ड इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है। तो एक रीबर्थ, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ एंड होना, साथ में बिल्कुल चेंज होके वापस आना। तो ये कार्ड हमको चेंज भी रिप्रेजेंट करता है। अब देखो चेंज कैसा होता है। अब आप बोलोगे हाँ ठीक है, ये चेंज मतलब हम बोलेंगे आपको चेंज हो जाना है, अपना पर्सनालिटी चेंज करना है। ऐसे नहीं होता। आप अगर रीडर बनना चाहते हो, आपको हर एरिया में रीड करना आना चाहिए। ये आप बोल दोगे, अगर कोई पर्सन बोल रहा है मेरा जॉब कैसा रहेगा बताओ, तो क्या बोलोगे, आपको चेंज हो जाना चाहिए, ये बोलोगे। इसमें चांसेस हो सकते हैं कि आपके जो जॉब का प्लेस है वो शायद चेंज होने वाला है, मे बी आपका ट्रांसफर हो जाए। ट्रांसफर होने से सिटी चेंज होती है, मे बी आपका ट्रांसफर हो सकता है, मे बी आपका कोई न्यू पोस्ट आपको मिल सकती है, मे बी आप जॉब चेंज कर सकते हो, इस तरीके से। तो हर एरिया में आपको अलग टाइप के मीनिंग्स बताने पड़ते हैं। ठीक है, वैसे ही जो भी जितने भी पर्सन है जो ये हाथ जोड़ के खड़ा है, वो सबका भी अपना एक मीनिंग है। ओके, तो ये जो होता है वो ज्यादातर इतना बहुत, जैसे मैंने बोलता है कार्ड बहुत ज्यादा डीप है, तो आई कांट एक्सप्लेन नाउ बिकॉज मुझे आगे के कार्ड्स भी करने हैं। ठीक है, तो ये रहेगा, बट यस मैं आपको ये बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा ये जो बताने का वो है, ये यही है कि एक कार्ड में आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तभी लोग पेड कोर्स कराते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम यूट्यूब में आपको फ्री में हर चीज बता रहे हैं। फ्री और पेड का यही डिफरेंस आता है कि फ्री में डेफिनेटली आप सीख सकते हो, बट बिल्कुल अगर आपको हाफ नॉलेज नहीं चाहिए, कंप्लीट नॉलेज के लिए पेड तो करना ही पड़ता है। बिकॉज कहीं ना कहीं कोई कुछ चीजें तो हम भी उसी में देते हैं। ठीक है, तो आई एम मैं बहुत ऑनेस्टली सब कुछ बता रही हूँ, मैं आपसे कोई भी झूठा प्रॉमिस नहीं कर रही कि मैं आपको हर चीज सिखा रही हूँ उसमें कंप्लीट है ये। नो, इट्स अ डेफिनेटली कंप्लीट है, बट एक बेसिक लेवल पे। ओके, अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, बहुत मास्टर लेवल पे करना है, तो एक एक कार्ड में हमको बहुत ज्यादा मिनट देना पड़ता है। एटलीस्ट 6 से 7 मिनट या 8 से 9 मिनट भी लग जाते हैं एक एक कार्ड में। तो ऐसा होता है। सो दिस इज द थिंग। ओके, चलो, अब नेक्स्ट आते हैं टेम्परेंस। ठीक है, तो टेम्परेंस कार्ड का जो मीनिंग है, टेम्परेंस बहुत ही प्यारा कार्ड है, आप देख सकते हैं बैलेंस, बिकॉज एट द सेम टाइम इसमें एक लड़की ने बिल्कुल ऐसे 2 कप पकड़े हुए हैं और वो वाटर को डाल रही है, मतलब वो बैलेंस करना चाह रही है, दोनों में इक्वल वाटर आ जाए ये वो चाह रही है। तो दिस इज अ कार्ड ऑफ बैलेंस। अगर आप इसको देखोगे तो ये दोनों में इक्वल वाटर डाल के उस कार्ड को बैलेंस करना चाह रही है। अब यहाँ से तो बैलेंस दिख रहा है, कोई बाकी चीजों का मीनिंग क्या है वो भी तो जानना है ना। तो बाकी चीजों में अगर हम कार को जूम करते हैं, तो एक चीज आपको दिखेगा, इसके पैर। देखा कितना डीप जाना पड़ रहा है, मतलब आपको मैं बेसिक में भी इतना डीप बता रही हूँ, तो सोचो जब आप ऐसे मास्टर्स करोगे तो सोचो आप कितना ज्यादा डीप में पढ़ने वाले हो एक एक कार्ड को। ठीक है, तो एक इसका पैर है वाटर में, इसका एक पैर है पत्थर पे, ध्यान से दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, मैंने पार्ट 1 में सबसे शुरू की क्लासेस में बताया था
वाटर जो होता है वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। वाटर इक्वल टू इमोशंस। जहां भी आप पानी देखोगे आपको एक होना चाहिए कि यस इमोशंस का कार्ड है, ये दिल का कार्ड है। वही जो अर्थ है वो एक तरीके से प्रैक्टिकलिटी को रिप्रेजेंट करता है। पत्थर में उसका पैर है, ठीक है, वाटर में नहीं है। तो ये एक बैलेंस दिखा रहा है इमोशंस और प्रैक्टिकल के ऊपर। ये जो पर्सन है एक तरीके से दिमाग से भी सोच रही है प्रैक्टिकल होके, एक तरीके से दिल से भी सोच रही है इमोशनल होके। तो इसके जो दोनों हमारी जो दोनों फीलिंग्स है ना जो भगवान ने हमें डाली, एक दिल की और एक दिमाग की, वो दोनों को बहुत बैलेंस करके चल रही है। तो टेम्परेस इज अ कार्ड ऑफ बैलेंस। ठीक है, चलो। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड इज द डेविल। द डेविल, द डेविल। हम्म। डेविल कार्ड से बहुत डरते हैं लोग। ठीक है, तो अब एक चीज, पार्ट, एक और कार्ड मैंने अपलोड की अपने यूट्यूब में, साइकोलॉजी ऑफ टैरोट। मैं सजेस्ट करूंगी उसको देख ही लेना। अगर उसको नहीं देखोगे तो कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा कि टैरो वर्क कैसे कर, मतलब वर्क नहीं, मतलब एग्जैक्टली टैरो को रीड कैसे किया जाता है। वो बस 3 से 4 मिनट की वीडियो है वो, उसमें पूरी साइकोलॉजी मैंने बताई है। उसी से आप अच्छे से रीड कर पाओगे कैसे। अब देखो, उसमें मैंने क्लियर कट ये बताया है कि कोई भी कार्ड पूरी तरीके से ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। हर कार्ड में आप कोई ना कोई पॉजिटिविटी दे सकते हो, और अच्छे खासे पॉजिटिव कार्ड में भी आप नेगेटिविटी निकाल सकते हो। ठीक है, तो द डेविल कार्ड देख के सबसे पहले तो हर कोई डर जाता है, बट दिस इज कार्ड ऑफ, मतलब इसमें आप अच्छी चीजें भी बोल सकते हो। अब वो कैसे बोलोगे, आना चाहिए करने। तो सबसे पहले अगर आप इन दो पर्सन को देखोगे, तो ये जो है एक चैन में बंधे हुए हैं, जंजीर होता है ना, हिंदी में जंजीर बोलते हैं और इंग्लिश में चैन बोलते हैं। तो उसमें ये बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ, ये तोड़ नहीं पा रहे। अगर ये लेफ्ट साइड जाएगा तो इसको भी जाना पड़ेगा, ये राइट साइड जाएगी तो इसको भी इधर आना पड़ेगा, क्योंकि बीच से तो बंध गए हैं दोनों। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ये एक फंसने का, मतलब एक तरीके से ना स्टक हो जाना या किसी चीज में बंध जाने का कार्ड होता है, जिसको आप तोड़ नहीं पा रहे हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट द, या आप किसी मनी प्रॉब्लम में फंस गए हो, आप फैमिली इश्यूज में फंस गए हो, आप किसी थर्ड पार्टी में फंस गए हो, आप किसी फ्रेंडशिप में फंस गए हो, आप किसी रिलेशनशिप में, किसी भी टाइप की एडिक्शन में आप फंस गए हो। तो द डेविल का जो फर्स्ट मीनिंग होता है, ठीक है, वो मीनिंग होता है एडिक्शन। ठीक है, तो डेविल एक लत, ठीक है, लत लग जाना। अब देखो, लत जरूरी नहीं है शराब की ही लगे, लत आपको मनी की लग सकती है कि आप पैसे पे पैसे डाले जा रहे हो स्टॉक मार्केट में, आपको फायदा नहीं हो रहा है। लत आपको किसी पर्सन की लग सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कार्ड लव रीडिंग में ही आता है, बिकॉज पीपल आर वेरी ऑब्सेस्ड विद देयर पार्टनर्स। ठीक है, लोग बहुत पागल हुए पड़े रहते हैं अपने पार्टनर के पीछे। तो इसलिए ये कार्ड आता है कि आप एक टॉक्सिक पर्सन के पीछे, मतलब अडिक्टेड हो गए हो उससे। ठीक है, हद से ज्यादा अटैचमेंट रिप्रेजेंट करता है। तो जो द डेविल कार्ड है वो यही दिखाता है कि आप एक ऐसी चीज में फंसे हो जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपको सिर्फ हार्म करेगी, बट आपको उसमें बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब ये फंसे हैं, ये हमको दिख रहा है, बट इनको बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार हम लोग तो बड़े साथ में, हम तो बंध गए हैं। बट ये बंधन बहुत गलत तरीके का है। ठीक है, वही अब आप देखोगे, यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर ब्लैक कलर है, यहाँ पर आप देखोगे फ्रूट्स बने हैं, यहाँ पर फायर है, तो ये सबके अपने अपने मीनिंग्स है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हर जब सारी चीजों का मीनिंग जान पाओगे, तब आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली कार्ड रीड करना कैसे है। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप आके मेरा पेड कोर्स लो या फिर आप पैसे दे के ही पढ़ो। यूट्यूब से पढ़ सकते हो, बट द थिंग इज कि कहीं ना कहीं एक सही रीडर आप तभी बन पाओगे जब आपको प्रॉपर कार्ड की नॉलेज हो। हाफ नॉलेज में इट्स लाइक अ वेरी बेसिक रीडिंग आप कर सकते हो, बस ये चीजें होती है। ठीक है, चलो। अब हम आते हैं द टावर का। तो इसका जो टावर कार्ड है, इट इज अ वेरी वेरी इजी कार्ड। ठीक है, सबसे पहले आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हो। मुझे लगता है सारे 78 कार्ड्स में से सबसे इजी कार्ड द टावर है। ओके, चलो। पहला जो इस कार्ड में हम देखेंगे, एक बिल्डिंग है। ठीक है, एक बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग के ऊपर आग लग गई है। ठीक है, बिल्डिंग नीचे से टूट रही है, लोग गिर रहे हैं, बिजली चमक रही है, कितना कुछ एक साथ हो रहा है। तो इतना तो समझ आ गया है कि बिल्डिंग अब टूट के गिरने वाली है। ठीक है, बहुत क्लियर है। देखो, सबसे इजी द टावर कार्ड है। मैं आपको इसको आज नहीं भी पढ़ाऊंगी ना तो भी मुझे लगता है आपको इसका मीनिंग समझ आ जाएगा। एक बिल्डिंग टूट रही है, जो बनी बुना इतनी बड़ी बिल्डिंग थी वो आज टूट गई।
दैट मीन्स एक बहुत बड़ा मेजर लॉस हुआ है। ओके, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है, बहुत बड़ा मेजर लॉस हुआ है। एक टावर, टावर मतलब तो समझते हो ना कितना बड़ा होता है, वो टूट के गिर गया। मतलब ऐसी छोटा मोटा चीज नहीं हुआ है, कोई बहुत बड़ी चीज हुई है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब हाथ से निकल गई, एक बहुत लंबा रिलेशनशिप टूट गया, मिस कैरेज हो गया, या फिर प्रॉपर्टी हाथ से निकल गई, बहुत बड़ा मनी लॉस हो गया। मतलब डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ी चीज है। अब 2 महीने का प्यार छोड़ के जा रहा है, वो टावर कार्ड नहीं होता। ठीक है, 2 महीने हमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, वो छोड़ के चला गया, इट्स नॉट टावर कार्ड। ठीक है, टावर कार्ड जो है मेजर अरकाना का कार्ड है, और इसका आप देख सकते हो एक बड़ी सी बिल्डिंग टूट रही है। दैट मीन्स एक, बोल सकते हो आप, एक बहुत अच्छे खासी मैरिज लाइफ टूट गई, या फिर बहुत बड़ा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक और चीज ऐड की है, यहाँ पर आप देखो, अनएक्सपेक्टेड। अब देखो मेजर लॉस तो है, अनएक्सपेक्टेड क्यों ऐड किया? अब जो बिजली है अचानक से ही गिरती है ना, हमको बिल्कुल भी वो नहीं होता, आपको नहीं पता कब बिजली तो चमक रही है ऊपर, पर आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि आज आपके घर में गिर जाएगी या उसके घर में गिरेगी। ठीक है, बिजली गिरना मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है यार, इतने सारे घर थे, इसी घर में क्यों गिरा? ठीक है, तो दैट इज वाई कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है, इट्स नॉट रिप्रेजेंट ओनली मेजर लॉस, इट्स रिप्रेजेंट अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। मतलब जो प्रॉब्लम आएगी वो बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, दो एग्जाम्पल दूंगी। आपने बहुत प्यार से आज बात की, आज आपकी शादी फिक्स हुई, या सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ, बस आप बिल्कुल अपने पार्टनर से बात करके रहे हो, कल सुबह अचानक से पता चल रहा है शादी टूट गई। अचानक से पता चल रहा है एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई, पार्टनर छोड़ के चला गया। बस अभी 5 मिनट पहले ही तो अच्छे से बात करके हमने फोन काटा था। बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ, सोच ही नहीं सकते, अभी तो शादी फिक्स हुई थी। ये, अभी मेरा जॉब लगा था, अभी मैं जॉब ऑफर लेके घर आया था, भाई मिठाई विठाई खिला रहा था, अचानक से मुझको पता चला जॉब हाथ से निकल गई। तो जो आपने सोचा भी नहीं है वो वैसा लॉस है। तो द टावर कार्ड इज लिटिल बिट स्कैरी, बोल सकती हूँ मैं, थोड़ा सा लॉन्ग एनर्जीज भी होती है। मैं डरा नहीं रही हूँ, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसकी लॉन्ग टर्म एनर्जीज रहती है। ठीक है, साथ में एक और चीज मैं इसमें रिप्रेजेंट करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो सर का ताज है। ठीक है, आप देख पा रहे हो, एक ताज है, क्राउन है, वो भी गिर रहा है। अब क्राउन गिरना मतलब क्या हो रहा है? अच्छा, क्राउन क्या रिप्रेजेंट करता है? क्राउन हमको रिप्रेजेंट करता है, एक किंग को हम क्राउन पहनाते हैं, क्वीन को हम क्राउन पहनाते हैं। वो ताज रिप्रेजेंट करता है एक पोजीशन, कि हाँ भाई ये राजा है यहाँ का। एक पोजीशन, वो पोजीशन से ईगो आती है, वो पोजीशन से तो हमारे अंदर एटीट्यूड आता है ना यार, मैं हूँ राजा यहाँ का। ठीक है, वो रिस्पेक्ट होता है हमारा कहीं ना कहीं, तो वो नीचे गिर रहा है। दैट मीन्स आपकी जो एक पोजीशन है ना, जिसके कारण आप इतने एटीट्यूड में हो, या जिसके कारण आप बहुत अपने आप को बड़ा समझते हो, वो आपके हाथ से गिरेगा। तो इस कार्ड का मीनिंग ईगो का टूटना भी है, अकड़ का टूटना। यहाँ अब अकड़ निकलेगी आपकी, अगर आप बहुत ज्यादा ईगो दिखा रहे हो, आप बहुत ज्यादा किसी को परेशान कर रहे हो, तो द टावर एनर्जी आपके साथ होगी ही होगी, बिकॉज ये ना ईगो को तोड़ने का भी कार्ड है, कि अब आपका ईगो टूटा है, अब आपकी पोजीशन हाथ से चली गई, जिस पोजीशन के लिए आप इतना दिखाते थे ना सबको, वो निकल गई आपके हाथ से। तो ऐसा कार्ड है, तो ये जो क्राउन, ये जो ताज के गिरने का मतलब है, ये वही है। फटाफट करेंगे हम सारे कार्ड्स, ठीक है, क्योंकि 78 कार्ड्स करना है, मुझे भी सारे पार्ट्स कंप्लीट करने हैं आप लोगों के लिए। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं जितना हो सके कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करूँ, तभी मैं बहुत ज्यादा कम टाइम है पर बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रही हूँ, कि ताकि मैं ज्यादा चीजें कवर कर पाऊँ। ठीक है, तो आप लोगों को भी इजी होगा। एंड आई नो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता 10-10 15 हजार के कोर्स, सो डोंट वरी, जो मेरा कोर्स है वो उतना महंगा नहीं है। आई हैव अ वेरी अफोर्डेबल कोर्स, ठीक है, वो स्टूडेंट भी अफोर्ड कर लेगा। तो अगर आप लेना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। ठीक है, डोंट वरी, बहुत ज्यादा हाई प्राइजेस नहीं है, बिकॉज एज अ यंग गर्ल मैं भी समझ सकती हूँ कि हर किसी के अपने इश्यूज होते हैं। ठीक है, सो डोंट वरी। बट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग कार्ड्स पढ़ते हैं। तो कार्ड जो है द स्टार। अच्छा, अब द स्टार का मीनिंग मतलब, स्टार है, स्टार का सिंबल एक बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी रिप्रेजेंट करता है, कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी। तो सबसे पहले तो द स्टार देख के आप
अंदाजा लगा लो कि ये बैलेंस का कार्ड है, ये पॉजिटिविटी का कार्ड है। एक एक मीनिंग मिल गया, द स्टार, कुछ अच्छा होने वाला है। सेकेंड मीनिंग पे आते हैं, सेम टेम्परेंस, एक पैर पानी में, एक पैर कहाँ पर है, घास में, मतलब एक तरीके से अर्थ एलिमेंट में है, इस वहां पर है, जहाँ धरती पे, ठीक है, वहां पर है, और एक पैर इनका पानी में है। इसका मतलब क्या है, सेम टेम्परेंस की तरह बैलेंस। ये अपने इमोशंस को काफी पर्सन ने बैलेंस कर लिया है। ओके, तो ये बैलेंस रिप्रेजेंट कराता है कि ये द स्टार मतलब आपके लाइफ में बहुत ज्यादा बैलेंस आएगा, आप खुद भी बहुत ज्यादा बैलेंस हो जाओगे, तो ये बैलेंस को रिप्रेजेंट करने वाला कार्ड है। साथ में यहाँ पर अगर आप इसके बॉडी को देखोगे, तो ये फीमेल की बॉडी है, ठीक है, इट्स नॉट अ मेल एनर्जी, इट्स अ फीमेल एनर्जी। समझ आ रहा है? अगर आप ना, मैं एक आपको ट्रिक दे रही हूँ आप लोगों को, कभी भी आप टैरो कार्ड पढ़ोगे तो हमेशा उसको जूम करके उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखो। और दिखा रही हूँ, चलिए अभी शुरू में वो कार्ड है नहीं, थोड़ा सा भी ब्लर दिख रहा होगा, बट आपके जो कार्ड है उसमें क्लियर दिखेगा, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन से आपको मीनिंग समझ आते हैं कि कौन सा कार्ड कैसा है, उसके एक्सप्रेशन में भी बहुत सारी स्टोरीज होती है, ठीक है, और हमको वही जानना है टैरो रीडर का मतलब क्या है, एक पिक्चर को स्टोरी में रिप्रेजेंट करना, स्टोरी मेकिंग करना, स्टोरी बनाना उसकी। तो ये फीमेल एनर्जी है, मैंने फीमेल एनर्जी दिखाई है तो डेफिनेटली फेमिनाइन एनर्जी होगा। यहाँ एक लव, एक केयर, एक फीमेल एनर्जी रिप्रेजेंट होगी। साथ में समटाइम्स इट्स रिप्रेजेंट प्रेगनेंसी एज वेल, ठीक है। अब प्रेगनेंसी चेक करने का थोड़ा अलग मेथड होता है, ओके, बट यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ कि ये कार्ड भी, आप अगर प्रेगनेंसी के लिए कोई क्वेश्चन है और द स्टार है तो यू कैन से हाँ, चांसेस है, बिकॉज फीमेल एनर्जीज, ओके, तो ऐसा। अब नेक्स्ट आते हैं द मून। द मून का जो कार्ड है बहुत तो ज्यादा बड़ा है एक्चुअली, बहुत टाइम लगेगा इसको समझाने में, फटाफट जो मेजर पॉइंट है वो आपको मैं बताती हूँ, जो आपको पता होने चाहिए। आप इसके एक्सप्रेशन देखो, बड़े सैड से हैं, ओके। आप एक चीज देख पा रहे हो यहाँ, यहाँ पर सन और मून दोनों साथ में है, सन और मून दोनों एक साथ ऐसे आ गए हैं, लाइक दैट, इस तरीके से। ये कब आते हैं साथ में, ग्रहण के टाइम आते हैं। तो मीनिंग क्या हुआ, द मून का मीनिंग हुआ ग्रहण, ग्रहण लगना। अब ग्रहण खुद में ही इतना नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, तो जो आपकी लाइफ है भाई उसमें अब ग्रहण लगेगा, ठीक है। तो द मून जब आएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लेके आएगा, एक ग्रहण लेके आएगा आपकी लाइफ में। साथ में सैडनेस, वैसे ही एक्सप्रेशन से आपको दिख रहा है, इसका मतलब है सैड रहोगे, फियर रहेगा, इनसिक्योरिटीज रहेगी, ठीक है। और किस तरीके की फीलिंग है ये कार्ड रीड करने में पता चलेगा। अब नीचे हम देख सकते हैं, नीचे आपको 3 एनिमल्स दिख रहे हैं, फर्स्ट है वुल्फ, सेकेंड है डॉग, एंड थर्ड जो है स्कॉर्पियो, ओके। 3 दिख रहे हैं आपको, तीनों के अपने अलग अलग मीनिंग्स। डॉग जो है एक रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड को, डॉग एक आपके फ्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वुल्फ जो है कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअल, क्या बोलना चाहिए, एक जो होता है ना, एक हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल स्पिरिट जो हमारी हेल्प करते हैं, उस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। स्कॉर्पियो जो है वो आपके एक ऐसे दोस्त या एक ऐसे पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो डंक मारता है, जो वार करता है, ठीक है, मतलब आप समझ लो आपके एनिमी को, या फिर एक आपका ऐसा दोस्त या ऐसा रिलेटिव जो बड़ा अच्छा बन रहा है, बट वो किसी स्कॉर्पियो से कम नहीं है, ठीक है। तो ऐसा, तो इस कार्ड में द मून में आपको ये दिखाया जा रहा है, डिप्रेशन का तो कार्ड है ही, प्रॉब्लम का कार्ड तो है ही, बट इस कार्ड में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको अच्छे दोस्त भी मिलेंगे, आपको स्पिरिचुअल रास्ता दिखाने वाले आपके मेंटोर, आपके गाइड भी मिलेंगे आपको, और साथ में ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो यू हैव टू चूज, ओके, आपको चूज करना है। तो ये जो कार्ड है, ये इस तरीके की एनर्जी आपको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है द सन। द सन इज वेरी अमेजिंग कार्ड,
सन का मतलब ही टैरो में हम पढ़ते आ रहे हैं न्यू बिगनिंग न्यू बिगनिंग न्यू बिगनिंग। सो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इतना बड़ा सन है तो बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग होगी। यू कैन कंसिडर दैट कि हाँ, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो दिस कार्ड इज रिप्रेजेंट बिग गुड न्यूज, मैरिज, सक्सेस, जॉब वगैरह के लिए अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है। ऑल्सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बच्चा है जो कि हॉर्स पे बैठा है, तो एक बच्चे की एनर्जी आपको मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यू कैन ऑल्सो से दिस अ प्रेगनेंसी कार्ड, सिर्फ अगर प्रेगनेंसी का क्वेश्चन है तो। ऐसा नहीं है कि कोई आपको अपनी मैरिड लाइफ के बारे में पूछने आया और आपने उसको प्रेग्नेंट हो ऐसे बता दिया, नो। तभी होगा, तभी आप ऐसा आंसर करोगे जब क्वेश्चन ही वही होगा, जब सामने वाला क्लाइंट आपको ये क्वेश्चन पूछेगा। ओके। लास्टली कहीं ना कहीं थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी यहाँ रिप्रेजेंट होती है, बिकॉज एक बच्चा है। तो एक बच्चे को एक हॉर्स में बैठा दिया गया है। एक बोलते हैं ना, हम तो नहीं बैठाते अपने बच्चों को इतने, और अगर बैठाते हैं तो उसके साथ कोई बड़ा बैठता है। ओके। अगर आप इतने बड़े हॉर्स में इतने छोटे बच्चे को अकेले तो नहीं बैठाओगे, बैठाओगे तो उसके साथ कोई रहेगा, पर इस कार्ड में ये अकेले बैठा है। तो कहीं ना कहीं इस जो जिसके लिए अभी वो रेडी नहीं है वो चीज उसको दे दी गई है, या अभी जितना वो लायक हुआ नहीं उसको वो चीज मिल गई है। तो टाइम से पहले चीजें मिलना, ये रिप्रेजेंट करता है 10 साल। साथ में अगर टाइम से पहले चीजें मिली है तो कुछ लोग होते हैं जो उसको संभाल लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उसको बिगाड़ लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो मतलब वैल्यू नहीं कर पाते या फिर मैनेज नहीं कर पाते। तो अभी आपके हाथ में है। तो आप ऐसे इसको गाइडेंस दोगे कि देखो आपको मिलेगा तो जरूर, पर हो सकता है आपको जितना का लेवल है ना उससे ज्यादा मिल जाए, तो उसके बाद संभालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। तो अब वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा गाइड कैसे करना है। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तब मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगी कि इस कार्ड में आपको कैसे स्टोरी करना है।